अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चेयरमैन बल्दिया अटक शेख नासिर साहब के साथ उनके ऑफिस में। तो आज इनसे जानते हैं कि जब से इनकी बहाली हुई है तो इन्होंने चार्ज संभाला है, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन कौन से काम हो गए हैं और कौन कौन से हो रहे हैं, सर ज़रा तफसील बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए और मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे बात करने के हवाले से आप आवाम तक मेरा पैगाम और मेरी बात पहुंचाने का मुजिब बने। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, मैं आपको वेलकम करता हूँ। जहाँ तक आपने बहाली के बाद के हालात पे बात की, उसमें मैं सबसे पहले बड़ा मशकूर हूँ अपनी अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, हाई कोर्ट्स का, जिन्होंने हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी की गई थी और एक गैर आइनी इक़दाम उठाया था गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर हमें रिलीफ मिला, हमारी सुनवाई हुई और हमारे मौक़िफ़ की उन्होंने हमारे मौक़िफ़ के हक़ में फ़ैसला दिया। उस ज़िमन में सबसे पहले मेरी एक गुजारिश और भी है, आपकी वसातत से मैं पैगाम देना चाहता हूँ हुकूमत को और अदलिया से मेरी गुजारिश है कि हमारे साथ चूँकि एक गैर आइनी इक़दाम किया गया है तो हमारा जो सस्पेंशन का जो पीरियड था वो हमारे टेन्योर में इंक्लूड किया जाए और हमें वो वक्त दिया जाए। एनी हाउ, उसके बावजूद बहाली के बाद हमने ज़ोर शोर से, अभी आप तशरीफ़ लाए तो आपने देखा मेरे पास शहर के रेडीबान भी आए हुए थे, मेरे पास और भी यहाँ जब कटा सारा दिन लगा रहता है, लोग अपने मसाइल के लिए आते हैं। और मैं चूँकि अवाम का नुमाइंदा हूँ, मैं इलेक्टेड चेयरमैन हूँ, मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, इसलिए मैं अवाम की बात सुनता हूँ और मैं जहाँ अपने इदारे को प्रोटेक्ट करता हूँ वो मैं अपने इदारे के साथ अवाम के लिए झगड़ा भी करता हूँ कि ये इनका राइट बनता है, ये इनको दिया जाए। तो हमने अपनी तैयारियां, अपने काम जोर शोर से शुरू कर दी हैं। अभी गवर्नमेंट अपने टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है। कभी हमारे ऑडिट वालों को अभी तक 2013 के एक्ट के तहत उनके ऑर्डर्स नहीं हुए, कभी हमारे अकाउंट बंद रखे जाते हैं। अभी तक हमें टेंडर्स लाने की, जब गवर्नमेंट जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर दिया तो हमें फुल फ्लैज इख्तियारात हमें क्यों नहीं दिए जाए। तो ये भी एक मेरा एतराज़ है। बहरहाल हमने अपना काम शुरू कर दिया। सर, फंड्स जो थे वो भी ज़ाहिर आपके मुंजमद हुए थे, उनके बारे में ज़रा आगाह कीजिएगा। और फिर आपका इजलास भी हुआ, उस इजलास पे आपने जो इसके बाद क्या लाया मन इख्तियार किया, इस पर भी ज़रा बताइए। इजलास के बाद मैंने जो कमिटमेंट्स की थी, मैंने उस पर, ये मेरे साथ इधर वो सारी पड़ी हुई हैं, जो मैंने कमिटमेंट्स की थी उन पे अमल दरामद शुरू हो चुका है। हम अपने काउंसलर्स के साथ जो कमिटमेंट की थी उस पर हमने एस्टिमेशन शुरू करवा दी है। जो फौरी नोयत के काम है मैं फौरी तौर पर करता हूँ, और जो टेंडरिंग में जो प्रोसीजर्स जो चीज़ें जानी हैं वो अपने प्रोसीजरल मराइल में हैं। और इंशाल्लाह जो भी मैंने हाउस में जो कमिटमेंट्स की थी और जो मैंने इक़दाम उठाने के लिए वादा किया था, मैं इंशाल्लाह उनको पूरा करूँगा। सर, आप आइस बैंक के बारे में भी सोच रहे थे, वो जो आपका प्रोजेक्ट था वो कहाँ तक पहुँचा? वो मेरे ज़हन में, मैंने पहले वर्दी जनाब शेख आफ्ताब अहमद साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, मेरे बड़े भाई भी हैं, मैंने उनसे मैयत के लिए उन्होंने 85 लाख रुपए की मुझे उस वक्त ग्रांट दी थी। मेरा जब टेन्योर था पीछे, तो मैयत बस हमने दी थी। फिर एक दिन मैं एक चौकी पे, एक शहर पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे मसला बना। उनके कोई गर्मियों का सीज़न था और वहाँ पे लोग उनके किसी रिश्तेदारों ने बाहर से आना था, तो उनके लिए बड़ा मसला था कि डेड बॉडी को कहाँ रखा जाए। तो मैंने उस वक्त ही अपने अल्लाह से वादा किया कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मेरी टॉप प्रायोरिटी पे वो चीज़ होगी। आप मेरे इजलास की जो कार्रवाई है उसको देखें कि पहले पेज पे, पहले नंबर पे शेख गुलाम समदानी साहब की मगफरत की दुआ के बाद मेरी ये करारदाद मौजूद है। तो मैंने वो हाउस से अप्रूवल ली। मैंने उसके बाद फौरी तौर पे उनको कहा
कि आइस बॉक्स का अरेंज करें, 2 आइस बॉक्स खरीदें, ताकि हम, पहले मेरा इरादा था कि हम यहाँ पर कहीं जगह बनाएं मैयत को। फिर मैंने सोचा कि जिनके प्यारे दुनिया से चले जाते हैं उनकी डेड बॉडीज को उनसे दूर करना नाइंसाफी है। मैंने उनको कहा कि नहीं, आप आइस बॉक्स का अरेंज करें, वो हम उनको उनके घर पर दे के आएंगे ताकि वो अपने प्यारों के साथ रात गुजार सकें। किसी के आने के लिए इंतजार करना हो तो वो करें। तो इस किस्म की मेरे और भी बड़े प्लान्स हैं। मैंने फौरी तौर पर, जब मैंने चार्ज लिया, मैंने फौरी तौर पर टेलीफोन किया खुद अंजुमन इस्लामिया को कि हमारे कब्रिस्तानों में क्या क्या ड्यूटीज़ और क्या क्या चीज़ें हैं, आपकी डिमांड्स हैं। हमारी ईदगाह में उन्होंने मेरी कुछ ड्यूटीज़ लगाई। मैंने खुद फ़ोन कर रहा हूँ। अभी मेरा सब इंजीनियर गया हुआ है, हमारे मिनॉरिटी के मेंबर हैं, वो क्रिश्चियंस के कब्रिस्तानों को जाकर सर्वे कर रहे हैं कि वहां पर हमने लाइटिंग करनी है, हमने क्या। देखिए जी, मैं यही बात कहता हूं, मेरा यही मौकफ है। मुझ में, मेरी जगह पे कोई भी बैठा हुआ होगा, अवामी हुकूमत अवाम के वोटों से आया हुआ, सिलेक्टेड नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, अवाम की वोटों से आया हुआ जो नुमाइंदा होता है, वो जब भी बैठता है वो अवाम की बात करता है। तो इदारों को खुदारा चलने दें, लोगों की डोर स्टेप पे उनको उनकी फैसिलिटीज मिलने दें। इन अवामी नुमाइंदों की अखाड़ पछाड़ बार बार मत करें। खुदा के लिए, अपने जाती मकासद के लिए इदारों को तबाह मत करें। मेरा ये मौकफ है, मेरा यही मोटो भी है पॉलिटिक्स में। और मैं ये कहता हूं, मेरा ये मोटो है कि मैं बतौर चेयरमैन बल्दिया ये कहता हूं, मैं अक्सर ऐलान किया करता हूं कि जो बल्दिया म्यूनिसिपल कमेटी सैनिटेशन, सफाई, सीवरेज, पीने का साफ पानी, गलियां पुख्ता ये न दे सके, मैं उसको बल्दिया ही नहीं कहता, मैं उसको म्यूनिसिपल कमेटी नहीं कहता ये। लेकिन बदकिस्मती से हमारे इतने वसाइल नहीं हैं। मैंने जब आया, मैंने इस बल्दिया के वसाइल को भी इंक्रीज किया। मैंने जब चार्ज लिया, मेरा 24 करोड़ रुपए का बजट था, और मैंने 2 साल के बाद जब मुझसे ये चार्ज छीना गया, उस वक्त 48 करोड़ का बजट मैंने बनाया। मैंने 48 करोड़, और मैंने दूसरे साल का जो 38 करोड़ का बजट बनाया था, 36 करोड़ का, उसको मैंने 38 करोड़ पे क्लोज किया है। मुझे ये कहते थे स्टाफ के लोग कि ये 36 करोड़ रुपया कहां से आएगा, 24 करोड़ का बजट है, हम कहां से पूरा करेंगे। मैंने कहा मैं पूरा करूंगा, मैं करप्शन को रोकूंगा, मैं लीकेज को रोकूंगा, मैं अवाम से जो टैक्स हैं वो मेरे लोग मुझ पे ट्रस्ट करेंगे, मुझे देंगे। और वो 36 करोड़ का बजट मैंने 38 करोड़ पे कंट्रोल किया। अगले साल मैंने, दूसरा साल आया, मैंने इन्होंने 46 करोड़ रुपए का बजट मैंने खुद पास बैठ के बनवाया, मैंने उसको 48 करोड़ पे क्लोज किया है। मैंने इनकम जनरेट की है, मैंने लीकेज को कंट्रोल किया है। लोग मुझ पे ट्रस्ट करते थे, वो कहते हैं जी हमें पता है कि हमारा ऐसा नुमाइंदा आया हुआ है कि ये पैसा हमारे पे वापस लगेगा। लोगों ने मुझे टैक्सेस दिए हैं, आज क्यों नहीं लोग देते? ट्रस्ट डेफिसिट है, लोगों को एतमाद नहीं है। तो इसलिए आपकी वसातत से मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। सर, पीटीआई की वफाक में हुकूमत है और यहाँ पे भी हमारे एमएनए और एमपी पीटीआई से हैं। मौजूदा दिन ब दिन जो आलू प्याज रोज़मर्रा के अशिया खुर्दनोश हैं, इनकी कीमतें बढ़ रही हैं, और इस मामले में जो हमारे अटक के रेडीबान हैं वो भी इस मसाइल से दो चार हैं, क्योंकि रेट बल्दिया की तरफ से जाता है तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मंडी में वो कुछ और रेट से खरीदते हैं और जाके उन्हें बेचना किसी और रेट से पड़ता है, तो वो ज़्यादा परेशान है। रोज़ आपके ऑफिस भी आते रहते हैं और आपसे मीटिंग्स भी होती रहती है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बात यह है कि पहले मैं ज़रा आपकी तस्वीर करेक्शन कर दूं कि उनको रेट्स जो हैं वो बल्दिया नहीं इशू करती, उनके रेट्स का जो है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस से या एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ऑफिस से होता है। बट इस ज़िम्मन में चूंकि मैं खुद पिछले अदवार में नुमाइंदा बतौर शेख आफ्ताब अहमद साहब के काम करता रहा हूँ, ये सब जो है जी ये बैड गवर्नेंस है, कंट्रोल नहीं है। बैड गवर्नेंस इसे ही कहते हैं कि जब चीज़ों पे आपका कंट्रोल ना हो। क्या वजह है कि जो फार्मर को 300 या 600 रुपया
50 किलो के तोड़ा के मिलते हैं, वो 100 रुपये और 150 रुपये किलो यहाँ पर खरीदता है। तो वो सारा नुक्स जो है वो मैं ये समझता हूँ, ये सारा जो है वो बैड गवर्नेंस का है। गवर्नेंस जब नहीं होती, आपका कंट्रोल नहीं होता, और ये सब अवामी नुमाइंदों की नाकामी है और अवामी नुमाइंदों की ये जो MNAs MPAs हैं, सबसे पहले जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है ये उसकी नाकामी है, उसके बाद जो उसके मिनिस्टर्स हैं ये उनकी नाकामी है, उसके बाद जो लोकल सतह पे जो आप बात कर रहे हैं सब्जी फ्रूट और इन चीज़ों की, ये जो फिर इनके नुमाइंदे हैं और फिर जो उनके ज़ेरे साया जो लोग काम करते हैं, ये उनकी नाकामी है और यही बैड गवर्नेंस है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ।